एवरीवन नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अभ्यास सेशन। ये कहिए कि अभ्यास सेशन है, अभ्यास बैच है, जिसमें हम लोगों के द्वारा को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट अभी तक जितना हमने पढ़ाया है और जैसे जैसे हम लोग आगे आपका सिलेबस कवर करवाते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग एमसीक्यू बेस्ड या ये कहें ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग आज जो करने वाले हैं और अभ्यास का फर्स्ट सेशन होने वाला है ये। इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इस सेशन में आपको मैं मध्य प्रदेश के जो बेसिक जनरल जो आपको इंफॉर्मेशन जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का एक्सपांशन कितना है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन यानी कि मध्य प्रदेश किस तरीके से बना, ये सारी चीज यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अब जब हम ये पहला टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो देखा जाए तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो काफी वास्ट सिलेबस होता है, इसका वास्ट कंटेंट इसके अंदर आता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को लेकर उससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन होंगे मैं उनको डिटेल कर दूंगा, प्लस उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको कन्वे कर दूंगा, ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो आपने अभी तक जो कंटेंट सीखा है, वो आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद होना चाहिए वो यहाँ पर रिवाइज भी हो जाए। प्लस हमारी क्लास को हम इंटरेक्टिव रखेंगे। क्लास में हम आप लोग मुझे आंसर करेंगे, सारे लाइव वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, है ना। चलिए, पहली बात तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है इसका आंसर करें। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा, प्लस उससे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करना है वो मैं वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। और और एक चीज और है कि आपको जितना अभी तक बैच में पढ़ा दिया गया है, टॉपिक आपको पहले ही कन्वे कर दिए जाएंगे। आप उनको आगे कंटिन्यू करके पढ़ के आइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में ज्यादा बेनिफिट हो। प्लस आपके कुछ ऐसे भी फैक्ट्स यहाँ आने वाले हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, जो कि आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, और या फिर जो आपको बहुत रेयरली मिलते हैं। एक मेरा जो हमेशा मैं ध्यान रखता हूं कि जब आपको एमपीजी के पढ़ाया जाता है तो मैं यहाँ पर वो चीजें जरूर कवर करूंगा जिसमें आपको मध्य प्रदेश में वेरिएशन मिलते हैं क्वेश्चन में, कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहीं पर फॉर एग्जांपल 13 डिस्ट्रिक्ट लिखा है, कहीं पर 14 डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तो विथ उसका जो है राइट करेक्शन करके आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा, उसकी लॉजिक क्या है उसके पीछे की, आंसर क्या है। तो कोशिश करूंगा कि जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस भी हो इस अभ्यास सेशन के द्वारा मैं आपको पूरे कन्वे कर दूं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने ज्योग्राफी का, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का पहला टॉपिक लिया है जिसका नाम है जनरल इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन मध्य प्रदेश। क्वेश्चंस देखकर भी समझ जाएंगे। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, बताइए विच कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश इन 1956। मध्य प्रदेश के गठन के लिए या पुनर्गठन के लिए या राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था। अब ऑप्शंस देखिए, धर कमीशन था यानी धर कमेटी थी क्या वो, या फिर वो जेवीपी कमेटी थी, या फिर वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, या लिंग्विस्टिक कमीशन था। अब कई बार जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, आदित्य का आंसर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और जो है वो धर कमीशन भी आंसर आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया भी गया है और पढ़ाया भी गया है, यहाँ ध्यान रखना है आपको कि धर कमीशन जो है ये सबसे पहला कमीशन बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम इसकी बात करें तो ये 1947 का है, जब इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने बनवाया था। एसके धर इनका कंप्लीट नाम है। जिस नाम से कमीशन बनता है, जिस व्यक्ति के नाम पर वो कमीशन, या जो व्यक्ति कमीशन का हेड होता है, चेयरमैन होता है, उसी व्यक्ति के नाम पर कमीशन का नाम भी रखा जाता है। तो इसके इधर कमीशन बनाया गया 1947 में। देन उसके बाद जेवीपी कमेटी आती है, और जेवीपी कमेटी जो होती है वो आती है 1948 में, है ना। इनके बारे में बात करूंगा, दिसंबर 1948 की ये कमेटी है। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसे शॉर्ट में एसआरसी कहते हैं, और ये आती है आपकी 1953 में।
और लिंग्विस्टिक कमीशन की जब बात की जाएगी तो इस टाइप का आपको राज्यों के पुनर्गठन के लिए कोई कमीशन देखने को नहीं मिलता है। अगर टू द पॉइंट बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे हम एसआरसी कहते हैं। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को बनाने के लिए कौन से कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, फाइनल रिकमेंडेशन की जब बात की जाती है तो वो भी कब का, जब उसमें लिखा है 1956। मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब ये राज्य बने किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बने। आपको याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और बात करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर जेवीपी कमेटी भी लिखा है। तो जेवीपी कमेटी जो है या जेवीपी कमीशन जो है, ये कमेटी जो बनाई गई थी इसमें 3 मेंबर थे। एक आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे इसमें। एक आपके वल्लभ भाई पटेल, वी का मतलब यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल है। और आपके एच पी का मतलब यहाँ पर आएगा, पी का मतलब यहाँ पर आने वाला है वल्लभ भाई के नाम के बाद पी का मतलब है पृथ्वी सीतारमैया। ठीक है, तो ये 3 व्यक्तियों का जो कमीशन बनाया गया था, ये कमीशन जो है ये भी रिकमेंडेशन दे रहा था कि आप भारत में जो है वो राज्यों का गठन जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर कर दीजिए। लेकिन हमारे देश की जनता ये मानने को तैयार नहीं थी, लैंग्वेज बेसिस पे नहीं चाहती थी। दैट्स वाई फिर हमने एसआरसी का गठन किया। और एसआरसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। एसआरसी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखना है। पहला कि इसे जो है 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था। ठीक है, ये इसका क्या है, एस्टेब्लिशमेंट की डेट है, एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड ऑन, ये आपकी डेट हो जाएगी। फिर उसके बाद एसआरसी में आप अगला याद रखें कि ये 3 मेंबर कमेटी थी। इसमें कितने मेंबर्स थे, तो ये 3 मेंबर की एक कमेटी थी। उन 3 मेंबर के आपको नाम याद रखना पड़ेंगे। वो मेंबर्स कौन कौन थे देखेंगे जरा यहाँ पर। ठीक है, उन मेंबर्स में आपको एक मिलेंगे फजल अली, राइट। एक व्यक्ति कौन मिलने वाले हैं, फजल अली मिलेंगे। ठीक, इनके मैं नाम लिख देता हूं। ठीक, एक व्यक्ति जो है वो है के एम पणिक्कर। ठीक, और एक व्यक्ति यहां मिलेंगे आपको हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो इन 3 व्यक्ति की अनुशंसा होती है, एसआरसी बनाया जाता है। ये 3 व्यक्ति जो है अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। और ये फजल अली जो है ये इस आयोग के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये जो आपका एसआरसी बनाया गया था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे अगर पूछा जाए तो वो फजल अली जी थे। एसआरसी ने जब अपना रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन को मैं बता देता हूं। आपको याद रखना है कि क्या उन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, तो रिकमेंडेशन ऑफ एसआरसी। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि आप भारत में जो राज्यों का गठन करें वो किस बेसिस पर करें, तो ये आपके बेसिस बता रहे थे कि आप लैंग्वेज के बेसिस पर डिफाइड, लैंग्वेज के बेसिस पर भारत में राज्यों का गठन कर दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रेड से लिख रहा हूं, लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, एक इनका ये हो गया। फिर आप याद रखें कि यहां पर इन्होंने 16 स्टेट्स, 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी की बात की थी। इनके रिकमेंडेशन में ये था। लेकिन हमारी सरकार जो है वो फाइनली 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाती है, प्रदेश बनाती है, राइट। आपको दोनों बातें याद रखना है। ठीक है ना। तो ये आपको इनकी सजेशन ये थी कि लैंग्वेज लैंग्वेज बेसिस पर बनाए, जो कि माना गया। और 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की जो बात की गई थी वो यहाँ पर चेंज करके सरकार ने इसको चेंज किया और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी सरकार ने बनाई। क्लियर, ज्यादा और डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि 7th जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उनके बारे में हम थोड़ा और आगे बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है बिफोर 1956 विच कंट्री वाज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, बताना है आपको कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कौन थी। ऑप्शन है आपके पास इंदौर, नागपुर, भोपाल या ग्वालियर। ठीक है, आंसर आ चुका है मेरे पास। इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, नागपुर। ये नागपुर जो है ये मध्य प्रदेश की कैपिटल रहती है।
मध्य प्रदेश की कैपिटल रहती है बिफोर 1956, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बिफोर बिफोर रिकमेंडेशन ऑफ एसआरसी या फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश जब गठित हुआ तो नागपुर मध्य प्रदेश में था, और फिर उसके बाद नागपुर को हमने महाराष्ट्र को दिया। नागपुर के साथ में 7 और मतलब टोटल 8 क्षेत्र जो है हमने महाराष्ट्र को दिए थे, जिसमें नागपुर चले जाता है। तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी जो है आफ्टर 1956 की अगर हम बात करें, 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। ठीक है, कैपिटल जो थी वो कौन थी? भोपाल। और भोपाल जो है उस समय तक जिला नहीं था, भोपाल जो है वो तहसील हुआ करती थी। ठीक है, उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। आपको भी पता है कि भोपाल जो है वो सीहोर की पहले तहसील हुआ करती थी, 1972 में भोपाल जिला बनता है। ठीक है, और इवन अगर आप यहाँ पर एक फैक्ट और चाहें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो चाहते थे, वांटेड जबलपुर टू बी दी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टू बी द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल बनाना कौन चाह रहा था? जबलपुर को। तो वो जवाहरलाल नेहरू जी की रिकमेंडेशन थी। जब एसआरसी का रिकमेंडेशन आया तो उसमें नागपुर चले गया था हमारा, किसके पास? महाराष्ट्र के पास। तो अब क्या होना था? अब हमारे यहाँ कैपिटल नहीं बनाने थे। ये कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी की जबलपुर को बना दीजिए, लेकिन जबलपुर को नहीं बनाया गया, फाइनली भोपाल को बनाया गया। ठीक है। हाँ, फजल अली भी चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी की जगह फजल अली लिख लीजिए आप। फजल अली भी यही चाह रहे थे ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिकमेंडेशन जो है वो उन्हीं की है। फजल अली जी ने रिकमेंड किया था वैसे, है ना। ठीक है, फजल अली जी भी चाहते थे, राइट। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन है? ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी करूंगा, ऐड करना पड़ेगी चीजें आपको, कि मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन से, जो आपका मध्य प्रदेश बन चुका है उसके बाद की बात कर रहे हैं, 1956 के बाद की। तो आपने आंसर किया है मुझे पट्टाभी सितार मैया जी। करेक्ट आंसर है आपका ये बी आंसर। पट्टाभी सितार मैया वॉज दी मध्य प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, एचवी पटस्कर जी कौन है ये बताइए। एचवी पाटस्कर जी भी आपने पढ़ा है, आपको ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें मैंने आपको एचवी पाटस्कर जी के बारे में बताया है, बीडी शर्मा जी के बारे में बताया, नरेश चंद्र जी के बारे में भी बताया। अगर आप चाहते हैं कि इनको भी कुछ और डिटेल किया जाए तो एचवी पाटस्कर जी मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के गवर्नर है वो आप याद करिए, बीडी शर्मा जी को याद करिए, नरेश चंद्र जी के बारे में आपको कुछ याद होगा कि नरेश चंद्र जी हैं वो कौन थे। ठीक है, बट अभी जो है मैं यहाँ पर आपको पट्टाभी सितार मैया जी के बारे में बता देता हूँ कि ये जो है वो आपके शॉर्टेस्ट टर्म वाले गवर्नर रहे हैं। इनका जो टर्म रहा है वो शॉर्टेस्ट टर्म रहा है, और ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं 1956 से 57 तक। ठीक है, इनका टर्म बहुत छोटा रहा है, इनका कार्यकाल। ठीक है, नरेश चंद्र जी कौन रहे हैं? तो वो नरेश चंद्र जी हमारे सीएम रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट टर्म के लिए रहे हैं, चेयरमैन ऑफ विंध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप मुझे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन? ठीक है, मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के समय उसमें कितने जिले थे? चलिए 43 करेक्ट आंसर है। 43 आंसर आया मेरे पास कि 43 डिस्ट्रिक्ट उस समय मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। इनकी अगर हम बात करें तो ये जिले जो हैं 1956, ऐसा याद रखें, इसके बारे में मैंने लिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, 1956 में फॉर्मेशन के समय मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? तो 43 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। और हमारे कितने डिवीजन थे? तो यहाँ पर वो भी याद रखें, प्लस 9 डिविजन थे। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ हमसे शामिल था हमारे अंदर। फिर हमने इन डिवीजन की संख्या और डिस्ट्रिक्ट की संख्या धीरे धीरे हम बढ़ाते गए, जो कि आपके 2000 तक आते आते 2000 तक, अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी बातें आपको बता चुका हूं। तो 2000 तक आते आते आपके पास 61 डिस्ट्रिक्ट हो चुके थे, और आपका जो है वो 9 डिविजन थे यहाँ पर, कि 9 की वजह कितने हो चुके थे? 12 डिविजन हो चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ?
आपने जब यहां से छत्तीसगढ़ को अलग किया तो 1 नवंबर 2000 को की स्थिति कुछ और होती है, क्योंकि आपने 16 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस जो आपके 3 डिवीजन है ना, किसको दिए थे आपने? तो आपने कहा कि गिवन टू छत्तीसगढ़, गिवन टू छत्तीसगढ़। तो स्थिति क्या बची थी कि हमारे पास मध्य प्रदेश में 45 और 9 वाली स्थिति हो चुकी थी। हमारे पास 45 जिले थे, 45 डिस्ट्रिक्ट थे और 9 डिविजन थे। ठीक है, इंक्लूडेड या इन मध्य प्रदेश। ठीक है, आज की वर्तमान की स्थिति बताएं। आप मुझे बताइए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने आपके डिविजन हैं? 55 जिले हैं और डिवीजन कितने हैं मध्य प्रदेश में अभी? डिविजन हमारे पास 10 डिविजन है। ठीक है, अच्छा इसकी सारी बातें की। 2003 में 3 बनाए गए, फिर 2008 में 2 और बनते हैं, 13 में 1 बनता है, 18 में 1 बनता है और 2023 में फिर 3 बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो टोटल बातें भी सारी साथ में याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विच इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? को इसका आंसर करना है मुझे, तब तक मैं आपके लिए और एडिशनल जो है फैक्ट यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आप इसको भी याद रखें साथ में। ठीक है, चलिए इसका आंसर आया है बी। ये क्वेश्चन केवल और केवल इसलिए लिया गया है क्योंकि आप कभी कहीं किसी एंड पर आप पेपर का प्रेशर में कहीं इस क्वेश्चन को देख करके इतना आसान आ गया गलत ना कर दें। जरा आप ध्यान से गौर फरमाइएगा। ये आपका ए ऑप्शन जो है वो भी बहुत करीब था, यहाँ पर 252 की बजाय 352 लिखा है बस, इसलिए ये क्वेश्चन मेंशन किया गया, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रहा था। फिर भी मैंने लिया ताकि आप अभी आपसे कोई बाई चांस गलती होती है पता चले। अब जो आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं मुझे उसका आंसर करेंगे। फैक्ट के पास क्या है, तो आप बताइए ये जो आपने टोटल एरिया लिया है ये कितना एरिया है जो भारत का क्षेत्रफल है उत्तर उसका कितना प्रतिशत? ठीक है, और उसी के साथ में एक चीज और ऐड होगी वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, बताइए। 9.38%। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आपको पॉइंट जो याद रखना है 9.38% याद रखना है। ठीक है, भारत के कुल एरिया का 9.38%। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा कि मध्य प्रदेश जो है ये टोटल जो है एरिया वाइज अगर हम बात करें तो कौन से नंबर पे आता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे आने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के जस्ट बाद आता है। ठीक है, राजस्थान जो हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट स्टेट है ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म में, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, फिफ्थ नहीं होगा, है ना। फिफ्थ जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 5वें नंबर पे है मध्य प्रदेश, बाकी यहाँ पर। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दी टू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि पेपर में कई बार ये जब आता है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद नहीं रख पाते कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 14 है। यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको हम लोगों ने जब बनाया तो ये क्या बनाया था हमने, इसे हमने कहा था 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब उत्तरी
अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखें 23.5 डिग्री जो है वो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड आपका कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं पर इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स की हमें बात करना होगी, हमें ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए ये 14 डिस्ट्रिक्ट का पूरा यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के नाम भी देख सकते हैं, प्लस इसको मैंने मैप में भी लिया है। और जो मैं हर बार हर क्लास में ये समझाता हूँ, आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ से जब चलेंगे आप तो देखो आपको मिलेगा रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगर मालवा, फिर राजगढ़, ये सब लाइन से चल रहा है। देन आएगा आपका सीहोर, देन भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, यहाँ पे भी देखेंगे मिलेगा आपको, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल। ये आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको याद केवल इतना सा रखना है कि सर शाजापुर जो है, शाजापुर जो है ये पहले आगर मालवा इससे बाद में अलग हुआ, पहले शाजापुर हुआ करता था। तो कई बार आगर मालवा की जगह आपको ये फैक्ट थोड़ा सा गलत मिल जाता है कि आगर मालवा की जगह आपको यहाँ पर जो है शाजापुर मिलता है, जो कि अब करेक्ट नहीं होगा, अब आगर मालवा करेक्ट होगा। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पर ये आप 14 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखें और जो डिस्ट्रिक्ट नहीं है उसके बारे में बता दें कि ये डिस्ट्रिक्ट वहां पर शामिल नहीं है या उस डिस्ट्रिक्ट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। ठीक है, और फैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जैसे नाम आ रहा है कि हमारी जो माही रिवर है ना, माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने टीओसी लिख दिया, है ना, शॉर्ट में याद रखें ट्वाइस। ठीक है, 2 बार कट करने वाली नदी जो है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नाम बताइए आप मुझे, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर इट्स ऑफिशियल फॉर्मेशन, बताइए। चलिए आप दोनों ने मुझे आंसर किया है गोंडवाना स्टेट, लेकिन आप मुझे बताइए कि कहीं पर भी आपने आज तक कभी गोंडवाना स्टेट के नाम से कोई स्टेट पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश को गोंडवाना स्टेट नहीं, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य भारत के नाम से, ये याद रखेंगे। गोंडवाना स्टेट इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मध्य भारत इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के कुछ और नाम है, जैसे कि आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश को आज की डेट में सोया स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है इसी को इथोपिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, इथोपिया ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश जो है आज की डेट में टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया बना हुआ है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जा रहा है। मध्य प्रदेश में ही लेपर्ड बहुत ज्यादा है, लेपर्ड स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहेंगे, क्रोकोडाइल स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहेंगे। याद रखें इसका करेक्ट आंसर जो है वो, ठीक है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि मध्य प्रदेश किस का हिस्सा है, किस भाग का हिस्सा है, देन आंसर गोंडवाना स्टेट या गोंडवाना लैंड आता, लेकिन ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका करेक्ट आंसर मध्य भारत है। ठीक है, और भी नाम आएंगे, हम आगे चल के उनको और नाम देखने वाले हैं, बट अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हु गेव द टाइटल ऑफ हार्टलैंड टू दी मध्य प्रदेश, या फिर इसे हम कहें हिंदी में हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इवन मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा, और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम देने वाले व्यक्ति भी वही हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश हमारे यहाँ के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। ठीक है, याद रखेंगे हृदय प्रदेश किसने संज्ञा दी है मध्य प्रदेश को, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, विच वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन जबलपुर, इसका आंसर बताइए मुझे। आपके ऑप्शंस हैं धुआंधार फॉल्स, कपिल धारा, पी फॉल्स, रजत फॉल्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो आप कह रहे हैं वो करेक्ट आंसर इसका होगा धुआंधार। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है इसका धुआंधार है। आपको भी पता है कि जो हमारी अभी देखिएगा, मैं 3-4 फॉल्स के नाम लिखता हूं, आप देखना। जैसे एक आपके पास है कपिल धारा, ठीक है, क्या नाम है इसका? कपिल धारा। ठीक है, एक है दुग्ध धारा,
ठीक है। एक यहीं पर आता है लक्ष्मण धारा, ठीक है, लक्ष्मण धारा हो जाएगा। फिर उसके पास आपके पास आता है धुआंधार, ये जो वैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है ना। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास आता है मंडार, एक आता है आपके पास सहस्त्र धारा। तो आप जरा ध्यान से देखें, ये जितने वाटरफॉल्स लिखे हैं, इन सब वाटरफॉल के नाम के पीछे अगर आप देखेंगे यहां पर आपको धारा, धारा, धार, 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 धारा, ये सब दिखाई दे रहा है। तो जितने धार वाले हैं वो सारे आपके जो हैं वो नर्मदा के ऊपर मध्य प्रदेश में आपको वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। ठीक, तो यहाँ पर वाटरफॉल्स ऑन नर्मदा याद रखिए, वाटरफॉल्स ऑन नर्मदा के ऊपर जलप्रपात जो है वो ये है। ठीक, वहीं पर हम थोड़ा और आगे बात करेंगे तो धुआंधार जो है, यहां पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि धुआंधार के पास में ही बंदर कूदनी है। ठीक है, याद रखें बंदर कूदनी। बंदर जो है वो एक एक एंड से, एक सिरे से, एक बैंक से दूसरी साइड कूदते हैं वहां पर, क्योंकि नर्मदा जो है वो बहुत नैरो पैसेज में पास होती है। वहीं पर धुआंधार के पास में बंदर कूदनी मिलेगा। वहीं पर हम कहें कि ये धुआंधार जो है, इसमें आपको कौन सी टाइप के रॉक्स मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको मार्बल मिलता है जिसको आप कहते हैं संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है, व्हाइट संगमरमर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और उसी से कई सारे स्कल्पचर वगैरह मॉन्यूमेंट जो है वो बनाए जाते हैं संगमरमर की मूर्ति पत्थर से, स्टोन से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक फैक्ट है और मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। चलिए, होम डीड आचार्य विनोबा भावे कॉल्ड संस्कार राजधानी, किस व्यक्ति ने संस्कार राजधानी कहा? आप पहली बात तो ये कि यहां पर याद रखें आचार्य विनोबा भावे, क्या नाम दिया गया है? आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे कि किसने संस्कार राजधानी की टाइटल दिया है, संख्या दी है, तो नाम है आचार्य विनोबा भावे। और किसको दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है जबलपुर को। संस्कार राजधानी या संस्कार धानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद रखें वो हमारा संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर प्रसिद्ध है। ठीक है क्या? वहीं पर हम भोपाल की जब बात करते हैं तो भोपाल हमारे राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। भोपाल हमारे राज्य की प्रशासनिक राजधानी है, राइट, है ना। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कई सारी राजधानियों की बात की गई है, उनकी भी थोड़ी सी बात चर्चा कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक राजधानी, कैपिटल भोपाल है। ठीक है, इंदौर की बात करें तो इंदौर जो है वो, इंदौर जो है वो आपका कई सारी कैपिटल आती है, जैसे स्पोर्ट कैपिटल आप कह दीजिए, जैसे आप इसको इंडस्ट्रियल कैपिटल कह दीजिए, जैसे आप इसको कमर्शियल कैपिटल कह दीजिए, जैसे आप इसको टेक्सटाइल कैपिटल कह दीजिए, जैसे आप इसको फाइनेंशियल कैपिटल कह दीजिए, जैसे आप इसको बिजनेस कैपिटल कह दीजिए। तो इंदौर का कई सारा नाम आता है जहां पर मध्य प्रदेश में इंदौर को डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जबलपुर था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच सॉइल टाइप इज मोस्ट डोमिनेंट इन मध्य प्रदेश? कौन सी ऐसी सॉइल है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चलिए, ब्लैक सॉइल है ना। बाकी लोग जो लाइव हैं वो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी लोगों को आंसर करना है। याद रखें ब्लैक सॉइल जो है वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट पर है ना। वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश ही कह लीजिए, वहां पर आपको ब्लैक सॉइल मिलने वाली है। दूसरा आप इसमें पॉइंट याद रखेंगे कि ये टोटल 47% एरिया पर, ठीक है, कितने एरिया पर? मध्य प्रदेश का लैंड एरिया का 47% एरिया पर आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। इसी सॉइल के कई सारे नाम हैं, जैसे इसको कॉटन सॉइल कहा जाता है, या आप इसको रेगुर सॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, रेगुर सॉइल, या फिर आप इसको कह सकते हैं चरनोजम। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं सेल्फ कल्टिवेटिंग सॉइल। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं क्योंकि ये कई बार इंपॉर्टेंटली पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी सॉइल का नाम बताइए जो स्वतः जुताई करती है। ठीक है, सेल्फ कल्टिवेटिंग सॉइल। क्लियर? इस सॉइल में जो है, इस सॉइल के भी तीन टाइप है। चलो कुछ कुछ आंसर्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर ये तीन टाइप में, मतलब इसके और आपने टाइप्स बताए थे, जैसे कि एक होता है डीप ब्लैक,
एक कौन सा होता है, डीप ब्लैक सॉइल, ठीक। फिर कौन सा होता है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं नॉर्मल ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक मतलब सामान्य काली, ठीक। और फिर एक होती है शैलो ब्लैक, एक कौन सी याद रख सकते हैं आप, शैलो ब्लैक, जिसको आप कहेंगे छिछली काली। तो ये 3 टाइप की आपके इसके अंदर मध्य प्रदेश में सॉइल मिलेगी। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा आपको जानना हो तो जो आपकी नॉर्मल ब्लैक वाली सॉइल है, ये मैक्सिमम एरिया पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है ये बात, ठीक। मैक्सिमम एरिया पर कौन सी मिलती है, तो नॉर्मल ब्लैक वाली मिलती है, ठीक, राइट। एलुवियल सॉइल जो होती है मोस्ट फर्टाइल है, इसके बारे में याद रखें। लेटेराइट सॉइल है वो जो आपके बालाघाट के आसपास वाले क्षेत्र में, इसी को भट्टा सॉइल भी कहते हैं आप। और रेड सॉइल जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। चलिए, ये किसके बारे में था, ये थोड़ा सा यहां पर याद रखें, ये ब्लैक सॉइल के बारे में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। बताइए, विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र की सीमा को टच नहीं करता है। आंसर आया मेरे पास डी, विच इज करेक्ट। मध्य प्रदेश का देवास जिला जो है ये महाराष्ट्र की सीमा टच नहीं करता। इवन महाराष्ट्र की क्या, ये किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है, ठीक है। तो देवास की जब हम बात करते हैं तो ये जो है एक एक आपका अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है। ये इनर डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम कहते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ये किसी भी राज्य की सीमा के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं डू नॉट फॉर्म या डू नॉट शेयर, डू नॉट शेयर एनी बाउंड्री विथ एनी नेबर स्टेट, या स्टेट लिख देता हूं डायरेक्टली तो आपको भी पता है। मध्य प्रदेश के स्टेट्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में कितने नेबर स्टेट्स हैं वो आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश के टोटल 5 जो है वो सहायक या पड़ोसी राज्य हैं, ठीक। यहाँ पर एक फैक्ट आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में कुल, ये अंतर्वर्ती जिलों की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल कितने अंतर्वर्ती जिले हैं, तो याद रखें इनर डिस्ट्रिक्ट की जब बात की जाएगी तो अंतर्वर्ती जिले जो आएंगे आपके वो मध्य प्रदेश में 18 आने वाले हैं। ये अब आपका करेक्ट फैक्ट होगा। अगर आपको बुक में कुछ इधर उधर मिलता भी है तो उसको आप करेक्ट करेंगे, ये कई जगह गलत मिलता है कि कितने हैं, तो 17 मिल जाता है लेकिन 18 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द भगोरिया फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब। ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि रिसेंटली आपका एक पर्व, एक त्योहार आने वाला है हिंदू धर्म का, जो कि बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं आप लोग। 3 बड़े मेजर फेस्टिवल्स में होली आने वाली है और होली के आसपास जो है वो भगोरिया फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आपकी भील ट्राइब जो है, ठीक है, भील ट्राइब जो है वो भगोरिया पर्व को मनाती है। भील जो है भगोरिया पर्व को मनाती है, उसमें आपको याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये होली के आसपास मनाया जाता है, ठीक है, ठीक। अलग अलग जिले में इसका जो है भगोरिया पर्व लगने लगा है। बावजूद इसके सबसे ज्यादा जो है वो आपको अलीराजपुर और झाबुआ में इसका जो है प्रचलन देखने को मिलेगा। अलीराजपुर और झाबुआ ऐसे जिले हैं जहां पर भगोरिया को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। इवन हम जब बात करते हैं भगोरिया फेस्टिवल की, तो एक तरीके से यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये भगोरिया जो है, ये भगोरिया एक तरीके का मैरिज, भगोरिया मैरिज भी होती है यहाँ पर, ठीक है। भगोरिया मैरिज क्या होती है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है यहाँ पर। हाँ, धार में भी, ओ ठीक है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। जो आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको वो सभी जगह ये मिलेगा, धार में भी होता है ना, ठीक। पर मेनली आपको अलीराजपुर, जो इसका एक्चुअल रूप जो है, अब क्या होता है ना, जैसे आप देखेंगे कि जो है हमारी आ, हाँ, जितने वेस्टर्न मालवा के, जो वेस्ट में मालवा में जो आपके अलग अलग जिले मिल रहे हैं उसमें लगभग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, पर जो इनका गढ़ जो है वो अलीराजपुर और झाबुआ माना जाता है। और भगोरिया मैरिज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है लड़के और लड़कियां
जब इस फेस्टिवल में जाते हैं, जब इस फेयर में एक एक एक्चुअल में ये फेस्टिवल भी लिखा है, यहाँ पर आप इसको फेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। भगोरिया जो है वो एक तरीके का मेला है, मेला लगता है यहाँ पर। इस मेले में जब जाते हैं तो अगर किसी लड़के ने, ये एक मैरिज का प्रपोजल टाइप का होता है कि किसी कन्या के गाल पर गुलाल लगा दिया और रिटर्न में वो जब कन्या भी गुलाल लगा देती है तो ये म्यूचुअली प्रपोजल को एक्सेप्ट करना माना जाता है। और उसके बाद ये घर वाले जब है आपसे समझौते करके और फिर इसको शादी का रूप दे देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पसंद हो तो वहां जाकर ये काम कर सकते हैं, बट ये केवल मजाक की बातें हैं। एक्चुअल में इसका थोड़ा सा ना देखो क्या होता है, फेस्टिवल है ये, इसको आपको वैसी ही मान्यता रखना हो। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी गाल पर गुलाल लगा देंगे, ठीक है। रिटर्न में चाटा भी आ सकता है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक। हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये इतना ही याद रखें, ये सब किसके बारे में है ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम ये जो जितने भी फैक्ट्स हम लिख रहे हैं, जिनके साथ जिन पे एरो बनाया गया वहां से आप स्टार्ट करके ध्यान रखें इन फैक्ट्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इनको किसी दूसरे के साथ में मर्ज कर दें, ठीक। चलिए, वैसे भी आप देखेंगे कि आपका जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस में पूरी एक यूनिट जो है वो ट्राइब पे बेस्ड है। तो जितनी यहाँ पर लिखी है, भील हो गई, गोंड हो गई, बेगा हो गई, सहरिया हो गई, पारधी हो गई, सारी ट्राइब्स को आपको काफी डिटेल में चीजें बहुत सारी पढ़ाई जाएगी, कई सारी स्टोरीज आएंगी, है ना। देखो ऐसा नहीं है ना। अलाउ सब होते हैं, बट शादी क्या होता है ना कि कई बार घर वाली चीज होती है, मतलब घर वाले लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे उस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। तो अलाउ सब होते हैं, सभी लोग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आदित्य ने एट्रोसिटी एक्ट को याद कर लिया है। अगर ऐसी हरकत करी तो एट्रोसिटी एक्ट भी है, ठीक है। वो जब हम एट्रोसिटी एक्ट के जो क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको स्पेशली कुछ टाइम दूंगा, मैं पहले से बता दूंगा कि आफ्टर 7 डेज जो है आपका सारे एक्ट्स आने वाले हैं। आप वो एक्ट बहुत अच्छे से याद करके आना, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्योंकि आपने उसके पहले उनको पढ़ा नहीं है तो वो बहुत जरूरी होने वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द फेमस तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच सिटी। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको भी पता है कि तानसेन जो है वो ग्वालियर के क्षेत्र से, ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। तानसेन को इसीलिए उनका जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो ग्वालियर में लगाया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपको दो म्यूजिक सिटी मिलेंगी। म्यूजिक सिटीज जो है मध्य प्रदेश में दो मिलती है। एक का नाम है ग्वालियर, ठीक है, और एक है आपकी मेहर, ठीक। और वहीं पर अगर हम बात करें कि सर अगर क्वेश्चन आ जाता है म्यूजिक कैपिटल, क्वेश्चन किसका आ जाता है, म्यूजिक कैपिटल का, तो याद रखें उस समय आपको मेहर आंसर करना है। म्यूजिक कैपिटल अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मेहर आंसर करना है, ठीक। अच्छा, तानसेन जी जो है, तानसेन किसके समकालीन थे, तो तानसेन जो है वो अकबर के समकालीन थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंटेम्पररी टू अकबर एंड, चलो उसके बाद जो उनकी स्टोरी है मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तभी आपको बताऊंगा कि ये जो है वो राजा रामचंद्र जी के दरबार में थे। राजा रामचंद्र जी के ऊपर जब अटैक होता है, अकबर की सेना अटैक करती है, तो राजा रामचंद्र जी अपनी तरफ से अकबर के लिए जो है तानसेन को वहां भेज देते हैं। जी हाँ, देखो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है ना वो ग्वालियर को बोला जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैयर आ जाएगा तो गलत नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा आपका ये कि अगर म्यूजिक कैपिटल आता है तो डेफिनेटली आपको जो आंसर बताना है वो मैयर ही बताना है, ठीक है। सिटी ऑफ म्यूजिक, देखो ऑप्शन कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन में वो वैसा ऊपर नीचे मिलेगा, या तो मैयर आएगा या फिर ग्वालियर आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं। तानसेन जी के बारे में और स्टोरी जो है वो बाद में बात करेंगे हम लोग, आज इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्राइब वाला पार्ट पूरा बाकी है, आप देखिएगा आपको ट्राइब बहुत शानदार तरीके से बाद में पढ़ा देंगे जब आपका सीक्वेंस में चलेगा। अभी हम इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, ट्राइब भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया यार, छोड़ो इसको। अगला देखो, इन व्हाट फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश इज मध्य प्रदेश मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। अच्छा क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश को जो है किस नाम से या किस तरीके से किस रूप में जाना जाता था।
चलो बताता हूं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका बिल्कुल जब इनिशियली आप पढ़ रहे थे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर कवर किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, वैदिक लिटरेचर में मध्य प्रदेश का नाम क्या मिलता है, तो मैं इसके ऑप्शन जो है आपको थोड़ा सा देखो, यहाँ लिखा है दक्षिणापद रेवातर। ठीक, देखिए आप लोगों ने इसका आंसर अनूप देश और कारुष देश दिखाया। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको अनूप देश और कारुष देश के बारे में और डिटेल में अलग से बताया जाएगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं जो पूछे जाते हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दक्षिणापथ। क्या नाम है? दक्षिणापथ एंड रेवातर। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये क्या है। आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है दक्षिणापथ। क्या लिखा है? दक्षिणापथ। ठीक, तो जो आपके आर्यंस थे, ठीक है, आर्यंस जब चलकर जाते थे दक्षिण की ओर, तो उन्हें मध्य प्रदेश को क्रॉस करने के बाद दक्षिण मिलता था, जिसको आप दक्कन भी कहते हैं आज की डेट में। जैसे ही मध्य प्रदेश क्रॉस करते हैं आपको दक्कन मिलता है। ठीक है, तो दक्कन का जो रास्ता निकलता है या दक्षिण का जो रास्ता जाता है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से होकर गुजरता है। दक्षिण जाने का रास्ता जो है वो मध्य प्रदेश से जा रहा है, इसलिए आप इसको दक्षिणापथ भी याद रखें। और आप दूसरा यहाँ पर नाम देखेंगे लिखा है रेवातर। क्या नाम लिखा है? रेवातर। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक मिलेगा रेवा, और इसके साथ में जब आप उत्तर ऐड कर देते हो तो ये क्या चीज है? रेवा का मतलब जो है वो नर्मदा नदी से है। तो वो राज्य जो नर्मदा के उत्तर में है उसको हम रेवातर कहते हैं। आप इंपॉर्टेंटली ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखें कि इसको क्यों पूछा गया था और इसके क्या मीनिंग है और करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है कि इसे हम लोग दक्षिणापथ या रेवातर के नाम से भी जानते हैं। दशार्ण और अनूप, अनूप जो है आपका वो निमाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, दशार्ण विदिशा वाला हो जाएगा, अनूप देश करुष, करुष जो है आपको वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलेगा। अवंती जो है आपको मिलेगा कहां पर? आपके उज्जैन के पास में, उज्जैन वाला क्षेत्र अवंती, और चेदी आपका खजुराहो वाला हो जाएगा। ये सारे आपके हिस्ट्री में आएंगे, लेकिन ये नाम से आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, बुरहानपुर दर्रा जो है यहाँ पर आपको हिली एरियाज कुछ मिल रहे हैं और उसमें जो गैप है क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कहीं पर भी अगर आप बात करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पहाड़ी इलाके हैं ना, तो पहाड़ी इलाके जब होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, कुछ आप ऐसे हिल्स वहां देखते हैं। ठीक, ये मान लीजिए ये हिली एरियाज है, तो आपका ये सरफेस थी और इसके ऊपर जो है ये हिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। अब किसी व्यक्ति को अगर, अब ये 2D में मैं बना पा रहा हूँ, आप समझिए किसी व्यक्ति को अगर निकलना हो तो इसके ऊपर से चढ़ के निकलेगा, पीछे से चढ़ेगा ऊपर और यहां से ही आएगा। यहां से भी इसको यहां से निकलना पड़ेगा, यहां से निकलेगा। तो क्या होता है, कई बार बीच में आपको गैप दिखाई देते हैं। जो आपके हिल्स होते हैं, हिल के बीच में गैप होते हैं, जहां पर आपको हिल या माउंटेन एरिया पर चढ़ना नहीं पड़ता है। इन गैप्स को आप बोलते हैं दर्रे। क्या बोलते हो? दर्रे, या इनको आप कह देते हैं पास। ठीक है, पासेस। तो बुरहानपुर के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर दर्रे देखने को मिलते हैं, उसी को बुरहानपुर दर्रा कहते हैं। और क्योंकि इसके पीछे बुरहानपुर वाले क्षेत्र में आपको सतपुड़ा की कुछ पहाड़ियां भी मिलेंगी, तो इसके पीछे जो है आपका उत्तर वाले पार्ट से जब कोई आर्यंस आ रहे थे और जब दक्षिण में जाना होता था तो वो ये पहाड़ को नहीं क्रॉस करके किससे निकलते थे? इन पासेस से निकलते थे, इन दर्रे से निकलते थे, जिसको बुरहानपुर दर्रे का नाम दिया गया है। ठीक है, बताइए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। बताइए, विच मध्य प्रदेश डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड, और फिर मैंने इसको करेक्ट करके लिखा है स्टेट। चलिए, बाकी सभी लोगों का आंसर इसका जो आ रहा है वो आ रहा है राई। ठीक है, मध्य प्रदेश का राई डांस जो है ये स्टेट डांस है। चलिए, इसका एक फैक्ट आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा राई है, किस क्षेत्र में ये राई किया जाता है। तो आंसर मेरे पास आ चुका है, बुंदेलखंड। वेरी गुड। ये जो राई है ये बुंदेलखंड का नृत्य है। कहाँ का है ये? बुंदेलखंड का। और आप इसको याद रखें, ये बुंदेलखंड से एसोसिएटेड बुंदेलखंड का राई है, जो कि हमारा स्टेट डांस है। ठीक, बाकी ये सेला, तरताली है ना, और आपका ये जो कर्मा वगैरह जो है ये सारे आपके फोक डांस के अंदर आएंगे, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए।
व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश इन 1956 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ? ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के लिए। किसके लिए पूछा गया है? अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। इन जनरल आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है हम डिवीजन के बाद की बात करते हैं। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें उसमें 1956 की बात की जा रही है। ठीक है, यहां याद रखेंगे 1956 के समय मध्य प्रदेश जो है वो 996 किलोमीटर जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ था, 1127 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट कर देता हूं। अगर आप मध्य प्रदेश जब बनाएंगे तो मध्य प्रदेश आप कुछ ऐसा पाएंगे। यहां पर भी आपको थोड़ा सा, ठीक, ये आपका मध्य प्रदेश हुआ और ये मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ यहां पर शामिल है। तो जब हम आज की डेट में बात करते हैं, जब हम आज की डेट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हमें जो दिखाई देता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जो ब्लैक कलर से बना है। इसमें आप आज जो देखते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे देखते हैं। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ जो देखा जाता है वो मुरैना से बुरहानपुर के लिए देखा जाता है। ठीक है, ये आपका 870 किलोमीटर से और ये 605 किलोमीटर से, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जब अनडिवाइडेड की बात आती है, किसकी बात आती है? अनडिवाइडेड। आपको मध्य प्रदेश को ईस्ट से वेस्ट में देखने में ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये यहां से लगाकर, ठीक है, पूरा पार्ट आएगा कहां तक? तो जो आपका नीचे छत्तीसगढ़ जहां तक गया हुआ है, वहां गया हुआ था वहां तक। ठीक है, तो आप लोग ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो है वो ये डेटा याद रख सकते हैं। 870 और 605 डिवाइडेड मध्य प्रदेश का डेटा है। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का डेटा आपका ये आने वाला है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। इन 2020 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी नोन एज, 2020 में डिक्लेयर किया गया था लैंड ऑफ सारस ड्यू टू दी अबंडेंस ऑफ दी सारस बर्ड। इस क्वेश्चन को जब पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि किस जिले को सारस की भूमि कहा जाता है। सारस एक पक्षी होता है, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा शायद। ठीक, किस जिले को बोला गया है 2020 में? अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बालाघाट। बालाघाट जो है हमारे यहाँ का, नहीं, शिवपुरी नहीं है, बालाघाट करेक्ट आंसर है। बालाघाट को लैंड ऑफ सारस बोला गया है। ठीक, चलिए फैक्ट है, सीधा फैक्चुअल डेटा है, याद रखना। और उन्होंने इसका रीजन दे दिया है ड्यू टू दी अबंडेंस ऑफ दी सारस, सारस की काफी ज्यादा मात्रा पाए जाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आपके पास क्वेश्चन है, कंसीडर द टाइम ऑफ सनराइज इन सिंगरौली एंड अलीराजपुर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि सिंगरौली और अलीराजपुर जो है, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सनराइज का कौन सा करेक्ट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बताइएगा। मेरे पास आंसर आया है सी, सनराइज विल हैपन 1/2 मतलब 30 मिनट्स आर अर्लियर इन सिंगरौली। मैं कहूंगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप ईस्टर्न साइड से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पहले सिंगरौली आपको दिखाई देगा, और सिंगरौली जो है वहां पर आपको, देखो, हमारे लिए सनराइज जो होता है, ठीक है, सनराइज जो है वो ईस्ट से आप देखते हो तो वो आपको ईस्ट में सबसे ईस्टर्न जिला कौन मिलता है? सिंगरौली मिलता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप वेस्टर्न में जाते हो तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको कौन मिलता है? तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलता है मध्य प्रदेश का सबसे वेस्टर्न जिला अलीराजपुर। तो आप इन दोनों जिलों का कोऑर्डिनेट देखिए। जब आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, आपको सिंगरौली जो है वो कहाँ मिलता है? तो मिलता है 82 डिग्री 48 मिनट्स पर। ठीक है, आप इसको कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसको? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो अलीराजपुर हमें मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट्स पर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में जो है
डिफरेंस ऑफ लेटीट्यूड जो है यहाँ पर लॉन्गिट्यूड जो है, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो अराउंड आता है 29 के, ठीक है। ओ सॉरी 29 नहीं आएगा, 29 ज्यादा हो जाएगा है ना। कितने आएंगे यहाँ पर तो देखो आप, बताइए, 7 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, 7 का है। 68 7 जो है, 74 9, 68 7 इंडिया का है, ये इंडिया का है 68 7 है ना। 74 9 करेक्ट, 74 डिग्री 9 मिनट्स। अब बताइए डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोल रहे हैं 7 का आएगा, और अगर 7 का डिफरेंस आता है तो एक लॉन्गिट्यूड के लिए कितना डिफरेंस आता है, कितने मिनट्स का, तो 4 मिनट्स का, विच इज 28 मिनट्स, और आप इसको अराउंड बोल सकते हैं 1/2 या हाफ एन आवर, ठीक है। इसलिए हमारे जो अलीराजपुर में है वो बाद में सनराइज होगा और सिंगरौली में पहले सनराइज हो जाता है, जिसका आंसर आपने करेक्ट बताया है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ेंगे। विच मध्य प्रदेश सिटी इज कॉल्ड दी एमरल्ड सिटी। देखो वैसे तो इन जनरल आप लोगों को बोला जाए तो जैसे बोला जाए कि आप हमें बताइए कि मार्बल सिटी किसको कहोगे, है ना। जो है सेंड वाली सिटी या जो स्टोन सेंड स्टोन वगैरह मिलते हैं वो सिटी कौन सी होती है, म्यूजिक सिटी किसे कहते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। जैसे हमारे टेम्पल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश किसको कहेगा, तो उज्जैन और खजुराहो उसका आंसर है। पर जब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके के आंसर, जैसे लैंड ऑफ सारस किसे कहते हैं, एमरल्ड सिटी किसे कहेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एमरल्ड सिटी का, वो भी बालाघाट है। बालाघाट को ही एमरल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, जबलपुर नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020। 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो कौन से नंबर का था, तो आपको हमेशा इसका नंबर भी याद रखना पड़ेगा। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, ठीक है। और इसमें जो है हमने दो तीन चीजें की थी, तो वो कौन, याद रखें। अमेंडमेंट में आपने 2020 में जो अमेंडमेंट किया उसमें आपने दो तीन पॉइंट मेंशन किए। पहला पॉइंट आपने ये कहा कि सर आज के बाद, जब हमारी सरकार ने ये किया कि हमारे यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो थी, जिसका एक सदस्य जो है हमारी विधानसभा में चुना जाता था, एंग्लो इंडियन मेंबर जो है वो राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, है ना। ये हमने विल नॉट नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, तो ये एक चेंज आया आपके पास, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में अब विधानसभा की जो सीट्स हैं केवल 230 बचेंगी। पहले कितनी लिखते थे आप, बिफोर दिस आप लिखते थे कुछ इस तरीके से कि 230 प्लस 1, ठीक है, 230 प्लस 1 लिखते थे। आर्टिकल की बात, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखें कि हम लोग अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं, अनडिवाइडेड एमपी की जब बात करते हैं, जब एमपी प्लस सीजी साथ में थे, एमपी प्लस सीजी साथ में थे, तो यही डेटा 320 प्लस 1 हुआ करता था, ठीक है। अभी चेंज हो चुका है सारी बातें। तो अब एक पॉइंट ये हुआ, और फिर एक और बात याद रखें, द रिजर्वेशन फॉर, याद रखना यहां पर ये पॉइंट की 104 में ये भी चेंज हुआ था। द रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी, रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी इन इन लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद विल बी विल बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 10 years। मतलब 10 साल के लिए जो अभी आपका रिजर्वेशन का प्रावधान जो चल रहा है, वो अगले 10 साल के लिए और चलता रहेगा। किसके लिए, एस सी एस टी कम्युनिटी के लिए। ये यहां पर कहा गया है हमारे 104 नंबर के संविधान संशोधन में, ठीक है ये बात। चलिए, हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसमें डिवीजन करते हैं, आप इसमें आप डिवीजन करते हैं कि 35 एंड 47,
35 एंड 47। 35 क्या है, एससी की सीट्स हैं, 47 किनकी है, तो एसटी की सीट्स हैं। और ये जो सीट्स हैं इनका रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, 2030 तक यही रिजर्वेशन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में किस प्रकार का आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है? कोल्ड क्लाइमेट, क्या शीतकालीन मिलता है? क्या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट यहां पर देखने को मिलता है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मिलता है? या एरिड क्लाइमेट यानी कि जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है उस तरीके? चलिए आंसर मेरे पास आया है यहां पर ट्रॉपिकल मॉनसून का। तो याद रखें ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रॉपिकल मॉनसून जो है वो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट का नाम है। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्यों कहलाता है? क्योंकि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डी आंसर नहीं है। एरिड का मतलब होता है जो रेगिस्तान, जो बिल्कुल सूखा क्षेत्र होता है जहां पर, वहां पर एरिड कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक, और डिटेल लिख देता हूं। ट्रॉपिकल का मतलब इसलिए कि मध्य प्रदेश जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पर लोग है। मध्य प्रदेश लाइज, या फिर इसको कहें मध्य प्रदेश इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होने की वजह से हमारा यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है। और मॉनसून क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट, जो रेनफॉल होता है वो मॉनसून की विंड जो होती है उससे होता है, मॉनसून विंड से होता है, इसलिए मॉनसून का क्लाइमेट कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, which city of Madhya Pradesh has been declared the country's first water plus city? वाटर प्लस सिटी कौन सी है मध्य प्रदेश की, और ये कंट्री की फर्स्ट है। ठीक है, तो आप इसका आंसर आई थिंक जानते होंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है इंदौर। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है। ठीक है, इंदौर जो है केवल वाटर प्लस सिटी नहीं है, इंदौर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी भी है। क्लीनेस्ट सिटी है। कौन से नंबर पे है ये? तो फर्स्ट रैंक है इसकी और सेवेंथ टाइम मिली है। ठीक है, इसको कौन से नंबर पे मिला है? सातवें नंबर पे सातवीं बार इसको ये स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिला है। यही है जो 7 स्टार सिटी है। ठीक है, 7 स्टार सिटी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और इंडिया की पहली 7 स्टार सिटी कौन है? इंदौर है। यहीं पर आप देखेंगे तो बेस्ट बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो आपको यहां पर दिखाई देगा वो यहां पर इंदौर में दिखाई दिया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट, वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए इंदौर जो है वो पहले नंबर पर है। ठीक, तो ये याद रखें, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इंदौर। नेक्स्ट हम आगे बात करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप मुझे। चलिए, विच डिवीजन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश? दिस डिवीजन, नहीं यार इसको देखना पड़ेगा रवि, है ना। ठीक है, चलिए, तो चंबल डिवीजन जो है उसमें मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं जिनको हमने 10 संभाग के अंतर्गत शामिल किया है, उसमें सबसे कम जिले जो आते हैं वो चंबल के अंदर आते हैं। और इसका अगर आपको ध्यान रखना हो तो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो केवल 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहां तक बात? बाकी डिवीजन अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर, रीवा और इंदौर, इंदौर के पास 8 जिले हैं। रीवा जो है इसमें 7 जिले आने लगे हैं। और ग्वालियर जो है, ग्वालियर और भोपाल दो ऐसे जिले हैं जिनके पास 5-5 जिले आते हैं। ठीक है, चलिए देखो रीवा में कितने हो गए टोटल? ग्वालियर में 5 जिले हैं, बिल्कुल। ग्वालियर में कितने जिले हैं? तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब जब इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर सेकंड नंबर पे आता है, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक ऑप्शन अगर और बना दिया जाता है यहाँ पर, जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर जो है, जबलपुर डिवीजन जो है इसमें कितने जिले आने वाले हैं? तो जबलपुर डिवीजन जो है इसमें आपको 9 जिले मिलते हैं, विच इज मैक्सिमम। ठीक, और अगर हम बात करें रीवा की, तो रीवा के अंदर आपको 6 जिले मिलने वाले हैं। कितने जिले मिलेंगे? 6 जिले। पहले रीवा में 4 हुआ करते थे, फिर 2 और बढ़ चुके हैं। ठीक है, जबलपुर में 10, रीवा रीवा में कितने? रीवा में 6 है ना, 7 थोड़ी है। हम्म, नहीं, जबलपुर में जो है वो 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये करेक्ट है।
और रीवा में पहले 4 आया करते थे, अब 6 हो गए हैं। ठीक? अच्छा, मैंने पहले 7 बोल दिया होगा, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेयर वर महात्मा गांधी एशेज इमर्ज्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर, किस प्लेस पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया है? चलिए बताइए। आंसर आ चुका है, तिलवारा घाट, जबलपुर। ठीक है, आप यहां पर ये समझे बस, एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ कि हमारा आंसर जो है तिलवारा घाट है। और ये याद रखें कि तिलवारा घाट कहाँ है, जबलपुर आपने याद रखा। सेठानी घाट पूछे, होशंगाबाद याद रखेंगे, जिसको आप अब नर्मदापुरम भी कहेंगे। राजघाट की बात करें तो ये बुरहानपुर में है। संग्राम घाट की बात करेंगे तो मंडला में मिलेगा। राजघाट जो है वो एक आपका जो है महात्मा गांधी की जहां पर अस्थियां रखी गई है, उसको भी राजघाट कहते हैं, जो कि दिल्ली में है, यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच वॉज मेड दी 10th डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का 10वां डिवीजन किसे बनाया गया? और आप जब इसका आंसर करें तो मुझे इसमें जिला भी, मतलब सॉरी, इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर भी बताएंगे। शहडोल जो है ये कब बनाया गया था? शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आंसर आया है 14 जून 2008। मध्य प्रदेश में 14 जून 2008 को एक नया डिवीजन, जो मध्य प्रदेश का 10वां डिवीजन बनता है, वो बनाया गया। नाम क्या है इसका? इसका नाम है शेड्यूल। डिवीजन है अभी आपके पास, 10 डिवीजन के अंतर्गत 55 जिले हैं। क्लियर है क्या ये बात यहां तक? अभी जो है हम इसमें काफी सारे क्वेश्चंस और लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास जो है मैं यहीं तक रखता हूं। और इसके बाद जो है इसके और सारे क्वेश्चन आएंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। और इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल हम पढ़ाई करेंगे, जहां पर हम लोग केवल एक क्वेश्चन के अंतर्गत उसके ऑप्शंस को और उससे एसोसिएटेड फैक्ट्स को लिखेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इससे ज्यादा फैक्ट भी ऐड कर सकता हूं, बट इनफ होगा, क्योंकि अगर ज्यादा फैक्ट ऐड करने जाएंगे तो हमारा जो है वो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव की जो एबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं आर्ट, वो नहीं हो पाएगी। फिर हम क्या होगा, फिर हम वो कंटेंट की तरफ चले आएंगे। आपको कंटेंट पूरा प्रॉपर कहाँ मिल रहा है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके जो बैचेस चल रही हैं उनमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये एसोसिएटेड फैक्ट और जो आपको एक अंदर से वो होना चाहिए कि हम कैसे टैकल करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, तो वो करने के लिए यहाँ पर तो कि जो स्टूडेंट्स हैं डेली क्लास में आ रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा ठीक ठाक आपने स्कोर किया है। लगभग 30 के अराउंड जो आपने क्वेश्चन किए, उसमें से आप लोगों ने मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन जो है वो नहीं बता पाए, बल्कि जो है आपके वही करेक्ट आंसर आपने बताए हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसके और फर्दर जो आगे इसके क्वेश्चन होंगे, जो फॉर्मेशन और जो हमारे स्टेट सिंबल के ऊपर बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टेट सिंबल अगला आपका टॉपिक होगा, और फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश भी इसका टॉपिक होगा। तो ये कंटिन्यू चलेगा, उसमें स्टेट सिंबल को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, हाँ, नए फैक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको बाकी जो है शेड्यूल वगैरह के बारे में, रोहित को व्हाट्सएप पे ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से आपका जो भी अब शेड्यूल रहने वाला है वो। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच।